माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सचिन, आपका फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का, दैट इज सेमी कंडक्टर। तो जो लोग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेई एडवांस और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बहुत ही आराम आराम से करेंगे। और इस सेमीकंडक्टर के जो लेक्चर हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग सेमीकंडक्टर के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस एंड ओपन सर्किट कंडीशन, फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर, यहां तक हम लोग करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा दैट इज सेमीकंडक्टर का पार्ट नंबर 2, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें सोलर सेल, आपका फोटो डायोड, एलईडी, ठीक है, और साथ में डायोड एज ए रेक्टिफायर, और जेनर डायोड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर को बहुत ही आराम आराम से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। यहां से आपका जो भी लेक्चर में जो भी कंटेंट है बहुत ही मेहनत करके मैंने बनाया है, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था बच्चों 1833 ईस्वी में देखा गया था माइकल फैराडे के द्वारा, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिल्वर सल्फाइड, जो आपका एक कंपाउंड होता है सिल्वर सल्फाइड, दैट इज एजीएस, सिल्वर सल्फाइड, उसमें क्या देखा गया कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से, उसका टेम्परेचर राइज होने से उसका क्या हो रहा है, दैट इज रजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सिल्वर सल्फाइड है उसका रजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए उनके माइंड में एक चीज अब खटका कि हमारे पास जो अभी तक जो मेटल या कंडक्टर था, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, रजिस्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में जो कंडक्टर था बच्चों, जो हमारे पास में कंडक्टर था, तो कंडक्टर का क्या होता है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, इसका अल्फा पॉजिटिव होता है। तो अभी तक जो भी हमारे पास में कंडक्टर था उसमें अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, रजिस्टिविटी बढ़ता है, और कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, घटता है। कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, घटता है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ऐसा ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है जिसका रजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि इसमें कोई ना कोई एक अलग सा प्रॉपर्टी, इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है जिसके कारण से उसका क्या हो रहा है, रजिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तब उन्होंने एक नया कंपाउंड का यहां पे खोज किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। एक नया मटेरियल बना दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन उनका हुआ था यहां पर आपका मेंशन किया हुआ है, देखिए, दैट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर effect was given by Michael Faraday in 1833, who noticed that the resistance of the silver sulfide, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड AgS, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रजिस्टिविटी क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। रजिस्टिविटी डिक्रीज करना मतलब उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल पेयर। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल पेयर होता है। ठीक है, तो यहां से बेसिकली सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट यहां से फिर से जनरेट हुआ, और सेमीकंडक्टर एक नया एलिमेंट आया हमारे पास। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास।
So nowadays the semiconductor electronic is responsible for major of the modern technology। जो भी आपका जो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया में, जो भी हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो भी आप यूज कर रहे हो अपने इर्द गिर्द, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, जो एलईडी टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, या फिर आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोलर पैनल और सो मेनी जितने भी आप डिवाइसेस आज यूज कर रहे हो वो सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का रोल है। तो आइए देखते हैं ये कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं और कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर एक चीज और मैं उससे पहले बता दूं कि यहां पर जो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टिविटी थोड़ा सा क्या होता है कंडक्टर के रिस्पेक्ट में कम होता है। ठीक है, नाम ही है सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब क्या होगा, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या होगा, बीच में होगा। मतलब उसका कंडक्टिविटी जो होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होगा और कंडक्टर से कम होगा। अब एक चीज दिमाग में बात आती है बच्चों कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से भी कम है, फिर भी इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सेमीकंडक्टर हमारे लिए? क्योंकि यहां पर क्या होता है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। यहां पे क्या हो सकता है कि आप चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, वो प्रोविजन हमारे पास मेटल या कंडक्टर में नहीं है। वो अनकंट्रोल होता है, अनकंट्रोल डिवाइसेस होते हैं। मेटल जो हमारा कंडक्टर होता है वो अनकंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर उसमें होता है, उसमें आप चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या है, देयर इज अ प्रोविजन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। और अगर एक हमारे पास में सर्किट है तो उस सर्किट में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगे हुए होंगे, और कौन सा कंपोनेंट में कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, वो सारा क्या होगा, डिसाइड होता है। और उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय द एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डॉपिंग प्रोसेस। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। सो मोस्ट ऑफ द जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर। चाहे आप एलईडी ले लो जो आप दिवाली में या फिर उसमें यूज करते हो कि डिफरेंट 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 आपका जो सिरोमनी होता है उसमें आप यूज करते हो, एलईडी सीरीज बल्ब का यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो क्या है, उसमें सेमीकंडक्टर है। उसके बाद में आप देखो एलईडी टीवी हो गया, या फिर आपके पास लैपटॉप है, या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी है, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्टफोन है, या फिर आपके पास में सोलर पैनल है। ये सब में क्या है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर के बिना आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, बिल्कुल अधूरा ही हो जाता। ठीक है, हमारी लाइफ बिल्कुल क्या हो जाती, सेमीकंडक्टर के बिना एकदम अधूरी हो जाती। ठीक है, तो चलिए, ये है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेमीकंडक्टर इन आवर लाइफ और इन आवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेमीकंडक्टर में क्या है। ठीक है, व्हाट बिफोर सेमीकंडक्टर, तो आखिर सेमीकंडक्टर के इन्वेंशन से पहले, इसके डिस्कवरी से पहले कोई और भी होगा। ठीक है, तो वो था हमारे पास दैट इज वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, क्या थे बच्चों, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते थे। और वो क्या होता था, जिसमें आपका जैसे आपका डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, पेंटोड हो गया, ट्रिट्रोड हो गया। तो उसमें जैसे डायोड, डायोड का मतलब 2 इलेक्ट्रोड, ट्रायोड का मतलब 3 इलेक्ट्रोड, टेट्रोड का मतलब 4 इलेक्ट्रोड, पेंटोड का मतलब 5 इलेक्ट्रोड। तो इस तरह का पहले हम लोग यूज करते थे, दैट इज क्या यूज करते थे, दैट इज वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम लोग भाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर before the discovery of semiconductor, sorry, before the discovery of semiconductor, vacuum tubes were used। क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड भाल्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब भाल्व क्यों बोलते हैं ये आगे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसलिए हमारा यहां पर क्या होता है, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड भाल्व। क्या बोलते हैं, भाल्व। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया हो बच्चों, यहां पर आप देख रहे होगे
ये क्या होता है, ये सारे क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास है ना। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इसके अंदर में क्या है, हमारा वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है। क्या है बच्चों, वैक्यूम है। अब आगे ये भी बताऊंगा कि वैक्यूम इसमें क्यों क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम बेसिकली इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो चार्ज कैरियर है, जो इंटर इलेक्ट्रोड रीजन के बीच में जो फ्लो कर रहा है, कैथोड टू एनोड फ्लो कर रहा है चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या होता है कि अगर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होता तब क्या होता, वो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में या एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे, तो क्या करता वो, दैट इज एनर्जी का लॉस करता जब वो एयर पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड होता। ठीक है, सो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, सो दैट द इलेक्ट्रॉन वुड नॉट लॉस द एनर्जी वाइल गोइंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये सारे आपको दिख रहे होंगे, ये वैक्यूम दैट इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है हमारे पास में। ठीक है, और इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोड। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायोड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 टर्मिनल है, ये टर्मिनल को बोलते हैं हम लोग C4 कैथोड। ये हमारा क्या है, कैथोड है। इस हीटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्लेट P4 प्लेट, ये हमारा प्लेट हो गया। और ये क्या होता है, ग्रिड होता है। ये क्या होता है, दैट इज कैथोड प्लेट, और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड प्लेट। और यहाँ पर क्या होता है हमारा, दैट इज कैथोड प्लेट और ग्रिड। ठीक है, कैथोड प्लेट और ग्रिड। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, जो ग्रिड टर्मिनल होता है हमारा, वो क्या करता है, दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, कैथोड से एनोड जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उस फ्लो को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जिसे ट्रायोड है उसमें 3 टर्मिनल है, कैथोड, एनोड और ग्रिड, है ना। कैथोड, एनोड और ग्रिड। और जो एनोड होता है हमारा, ये बेसिकली प्लेट होता है। ये क्या होता है हमारा, यही हमारा एनोड का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब होता है। इसी तरह से आपका इसमें 3 टर्मिनल है, और टेट्रोड होता है उसमें 4 टर्मिनल होता है, पेंटोड उसमें 5 टर्मिनल होता है। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड के बेसिस पे ये सारा नामकरण किया गया है, ये सारे नोमेनक्लेचर किए गए हैं। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, फीचर्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के क्या क्या विशेषताएं हैं, वैक्यूम ट्यूब के कौन कौन सा फीचर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वैक्यूम ट्यूब्स। इन वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीटेड कैथोड। अभी मैंने बताया कि जो वैक्यूम ट्यूब होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड का जनरेशन होता है वो कहां से होता है, बाई हीटेड कैथोड से। जब हम कैथोड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, सो इन वैक्यूम ट्यूब्स the electrons are obtained, है ना, the electrons are obtained from the heated cathode and the flow of electron is controlled by the varying the voltage between the different electrode। क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब में जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन होते हैं वो हीटेड कैथोड से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, और जो उसका फ्लो होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द वोल्टेज बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज का वेरिएशन करके हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए अब वैक्यूम इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहां पर वैक्यूम क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, बोल रहा है कि अब वैक्यूम इज रिक्वायर्ड बिटवीन द इंटर इलेक्ट्रोड रीजन, है ना, इंटर इलेक्ट्रोड रीजन के बीच में वैक्यूम रिक्वायर्ड है, सो दैट, ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन मे नॉट लॉस देयर एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को लॉस ना करे वाइल मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। ठीक है, ठीक है, एनर्जी लॉस ना करे
while colliding with the air particles in their path। ठीक है, अगर ये वैक्यूम नहीं होता तो एयर पार्टिकल के साथ में क्या करता, कोलाइड कर होता वो इलेक्ट्रॉन और अपने एनर्जी को लॉस कर देता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एज द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड, और एनोड यहाँ पर कौन सा होता है टर्मिनल बच्चा, ठीक है, यहाँ पर होता है दैट इज एनोड टर्मिनल इज प्लेट टर्मिनल, है ना, तो ये क्या होता है हमारा प्लेट। सो हेंस द वैक्यूम ट्यूब्स आर आल्सो नोन एज वैक्यूम वाल्व, उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम वाल्व बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एनोड हमारे पास प्लेट होता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब को वैक्यूम वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि वैक्यूम ट्यूब जो होता था वो बहुत ही बल्कि होता था। क्या होता था बच्चों, वैक्यूम ट्यूब बहुत ही बल्कि होता था, बहुत ही उसमें हाई पावर का कंजम्पशन होता था। ठीक है, हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता था। ठीक है, और क्या थे वो, दैट इज फेल्यूर प्रॉब्लम बहुत था, रिलायबिलिटी बहुत ही कम था। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स और बल्कि, वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, बल्कि होते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, बल्कि होते हैं। ठीक है, इट कंज्यूम हाई पावर, बहुत ही हाई पावर कंजम्पशन करता है इसमें। ठीक है, ऑपरेटिंग एट वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, दैट इज थाउजेंड ऑफ वोल्ट पे जाकर के ऑपरेट होता है। एंड दे हैव लिमिटेड लाइफ, उसका क्या है, लिमिटेड लाइफ है, एंड लो रिलायबिलिटी, फेल्यूर प्रॉब्लम बहुत है ना। तो ये सारे क्या है इसके डिसएडवांटेज है, किसके, वैक्यूम ट्यूब के। ठीक है, और उसको ओवरकम करने के लिए कौन आया फिर, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। ये सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्यों आया, टू ओवरकम द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ द वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब काफी बल्की था, बहुत ही हाई पावर कंज्यूम करता था, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता था, लो रिलायबिलिटी था। ठीक है, और फेल्योर प्रॉब्लम उसमें बहुत ज्यादा था, ऑपरेटिंग एट हाई वोल्टेज। तो ये सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आया क्या हमारे पास, सेमीकंडक्टर। क्या आया बच्चों, सेमीकंडक्टर आया। अब देखिए क्या होता है इसमें, सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में जो क्या होता है, दैट विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर पे क्या होता है, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है। ठीक है, सो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। इसमें क्या होता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इन सच डिवाइसेस द चार्ज कैरियर फ्लो थ्रू द सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। यहां पर क्या होता है, जो चार्ज कैरियर फ्लो करता है थ्रू द सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, और यहां पर कोई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या है, कोई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि यहां पर इसका जो स्विचिंग स्पीड है वो वैक्यूम ट्यूब से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहां पर कोई कैथोड हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए स्विचिंग स्पीड इसका क्या क्या होता है, काफी फास्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, क्या क्या इसके फीचर्स है ना। फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, वेरी फर्स्ट फीचर, in a semiconductor the charge carriers are generated by using the simple excitation। तो यहां पर कोई हीटेड कैथोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर यहां पर चार्ज कैरियर कैसे जनरेट करते हैं, तो चार्ज कैरियर जनरेशन के लिए क्या होता है, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं सारे एटम। तो आपको अगर चार्ज कैरियर जनरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा।
चाहे वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी हो, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी हो, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ताकि कोवैलेंट बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाए और वहां से चार्ज कैरियर जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेशन के लिए हमारे पास में क्या साधन है, ठीक है, बाय गिविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी टू द सेमी कंडक्टर। ठीक है, वहां पर हमारा क्या होता था, हीटेड कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट होता था वैक्यूम ट्यूब में, यहाँ पर बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन द सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, लाइक लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, या अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, द चार्ज कैरियर फ्लो इन द सॉलिड स्टेट इटसेल्फ। चार्ज कैरियर कहाँ फ्लो करता है बच्चों, सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में चार्ज कैरियर फ्लो इन द सॉलिड स्टेट इटसेल्फ, है ना, सॉलिड इटसेल्फ। सो नो वैक्यूम इज नीडेड, कोई वैक्यूम यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर अनलाइक वैक्यूम ट्यूब, जैसा कि वैक्यूम ट्यूब में रिक्वायर्ड होता था। ठीक है, वैक्यूम यहाँ पर वैसा कोई नीडेड नहीं है, क्योंकि चार्ज कैरियर फ्लो करता थ्रू द सॉलिड स्टेट इटसेल्फ, सॉलिड स्टेट के थ्रू क्या होता है, चार्ज कैरियर का फ्लो होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज। अब इसका साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत छोटे छोटे साइज के अब आते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे छोटे 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 जो चिप होते हैं, ठीक है, उसमें कितना ज्यादा मेमोरी होता है, 32 GB, 64 GB। ठीक है, आजकल जो पेन ड्राइव आने लगा है 128 GB का। ठीक है, कितना छोटा सा होता है, उतना छोटे से पूरा डिवाइस में क्या है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, दैट इज बहुत ही लार्ज स्टोरेज होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो गया, साइज ऑफ द डिवाइसेस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। अब आजकल देखो स्मार्टफोन आ रहे हैं, और भी देखो स्मार्ट टीवी आ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, बहुत ही उसका साइज क्या हो गया, थिकनेस क्या हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर आया वैसे वैसे क्या हो गया, हमारा द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हो गया, हमारा रिड्यूस होने लगा। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज एंड कंज्यूम लो पावर, ये बहुत ही लो पावर कंज्यूम करता है, एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेज। जैसे डिजिटल डिवाइसेस की बात करें तो वहां पर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है लगभग कितना, 5 वोल्ट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, ठीक है, तो वहां पर कितना होता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 15 वोल्ट, है ना, प्लस माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसमें क्या होता है, साइज बहुत स्मॉल हो गया, और साथ साथ में दे आर ऑपरेटिंग एट वेरी लो वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कैथोड हीटिंग। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें कोई कैथोड हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर के लिए कोई भी दैट इज कैथोड हीटिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। कैसे चार्ज कैरियर जनरेट होता है, बाय द गिविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी टू द सेमीकंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सो इट्स स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई। इसका स्विचिंग स्पीड क्या है, वेरी हाई। देखो, इट डज नॉट रिक्वायर्ड कैथोड हीटिंग, इसका कोई कैथोड हीटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर के प्रोडक्शन के लिए। सो इट्स स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई। इसका स्विचिंग स्पीड क्या होता है, वेरी हाई होता है एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के रिस्पेक्ट में इसका स्विचिंग स्पीड क्या है, बहुत ही हाई होता है। ठीक है, चलो, दे हैव लॉन्ग लाइफ, इसका लॉन्ग लाइफ भी है, एंड हैव हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, इसका रिलायबिलिटी या फेलियर प्रॉब्लम इसमें क्या है, कम है एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है बच्चों, चलो अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो पूरे मटेरियल्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ठीक है, उसका एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स के बेसिस पे मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो कि ये तीनों मटेरियल को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर आपका सबसे वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज दैट इज कंडक्टर।
ठीक है। जो वेरी फर्स्ट मटेरियल हमारे पास में है वो क्या है, हमारे पास कंडक्टर। उसके बाद क्या है, सेमी कंडक्टर। उसके बाद क्या है, इंसुलेटर, है ना। तो ये इसके सारे जो भी आपके इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, इसके बीच में पूरा डिफरेंशिएट किया हुआ है कौन कौन से पैरामीटर होंगे, ठीक है। तो ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। चलिए, सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर जो होता है यूनिपोलर होता है। क्यों यूनिपोलर होता है, देखो यहाँ पर कंडक्टर लिखा हुआ यूनिपोलर होता है। कंडक्टर क्या होता है हमारा, यूनिपोलर। कंडक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिपोलर होता है। क्यों होता है यूनिपोलर, क्योंकि कंडक्टर में ओनली सिंगल टाइप ऑफ चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं फॉर द करेंट कंडक्शन। करेंट कंडक्शन के लिए केवल और केवल एक ही टाइप का चार्ज कैरियर होता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिपोलर। जबकि सेमी कंडक्टर क्या होता है, बाईपोलर। क्यों बाईपोलर होता है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप ऑफ चार्ज कैरियर अवेलेबल होता है फॉर कंडक्शन के लिए, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा और सेकेंड जो होता है हमारा दैट इज होल्स। आगे बताऊंगा होल्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर अवेलेबल होता है कंडक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए सेमी कंडक्टर को क्या बोलते हैं, बाईपोलर। और ये इंसुलेटर भी क्या होता है हमारे पास, यूनिपोलर होता है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप ऑफ चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो यूनिपोलर की कैटेगरी में है। यहाँ पर भी कंडक्टर क्या है, यूनिपोलर, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या होता है, केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंगल टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होता है फॉर दियर कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आप सब लोग का क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, पीटीसी। पीटीसी का मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। पीटीसी मतलब हुआ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया कि रेजिस्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है। और यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज अल्फा, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। अब जब रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल पेयर होते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसमें देखो सेमीकंडक्टर का क्या होता है, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब अल्फा नेगेटिव होगा, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो अगर आपको सेमी कंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो एनर्जी आप दे सकते हो दैट इज थर्मल एनर्जी। मतलब बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है देखिए इंसुलेटर। इंसुलेटर का भी एनटीसी होता है बच्चों, क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब इसका भी अल्फा क्या होता है, निगेटिव। मतलब अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर बात है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप याद रखना, अगर कोई एलवाई है ना, एलवाई, तो एलवाई का क्या होता है, अल्फा लगभग 0 होता है, ठीक है। इस पर टेम्परेचर का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसके रेजिस्टेंस और इसके रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया। एलवाई का लगभग अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, दैट इज एनर्जी गैप। इजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एनर्जी गैप। इससे अभी आप रूबरू हो जाएंगे, आगे आपको बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में कि ये एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी गैप। और पूरे सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो आपका एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली देखो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम, ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड, है ना, नीचे क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, ये आपस में क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। तो कंडक्टर में एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है। और एनर्जी गैप क्या होता है, बेसिकली कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, है ना। जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है जो ईसी है, और
जो आपका वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ईवी है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ईसी माइनस ईवी, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर के केस में क्या होता है, दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके वजह से एनर्जी गैप का वैल्यू लगभग क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में देखिए ईसी और ईवी ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है हमारा सेमीकंडक्टर में, अगर देखें तो इसका क्या होता है, Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और यह है सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम इंसुलेटर में बात करें तो इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसका क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक है, चलिए तो ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फोर्थ पॉइंट है ना, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी अगर हम लोग देखें कंडक्टर में तो कंडक्टर का रजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -8 टू 10 टू द पावर ऑफ -2 ओम मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। आपका इसमें देखो आपका सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होता है स्लाइटली ज्यादा होता है, किससे, दैट इज कंडक्टर या मेटल से। ठीक है, कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ -5 टू 10 टू द पावर ऑफ 6 ओम मीटर, ये होता है रजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है ना, और उसका होता है रेंज होता है 10 टू द पावर ऑफ 11 टू 10 टू द पावर ऑफ 19 ओम मीटर के रेंज में होता है। ठीक है, तो ये आपका रजिस्टिविटी हो गया किसका, दैट इज इंसुलेटर का। और एनर्जी गैप आपको पता ही है, एनर्जी गैप इसका कितना है, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारे फीचर्स, ये सारे पैरामीटर हैं जो आपका मटेरियल क्लासिफिकेशन में यूज हो रहा है, जिसके बेसिस पे मटेरियल को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, दैट इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हो गया, पहला कि कंडक्टर हमारा क्या है, यूनिपोलर है, सेमीकंडक्टर बाईपोलर होता है, और इंसुलेटर क्या होता है, दैट इज यूनिपोलर होता है। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में केवल और केवल एक ही टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो यूनिपोलर है। सेमी कंडक्टर में 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर होता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन फॉर देयर कंडक्शन, इसलिए उसको बाईपोलर बोलते हैं। और इंसुलेटर में केवल क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होता है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि आपका जो कंडक्टर होता है उसका पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब उसका रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, कंडक्टिविटी घटता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, आपका एंटी-सी डिवाइसेस होते हैं, मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। और वही चीज क्या होता है इंसुलेटर में होता है, इंसुलेटर का भी एंटी-सी होता है, मतलब उसमें भी बहुत हाई टेम्परेचर की आप बात करोगे तो वहां पर भी इंसुलेटर में सम कंडक्टिविटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी आ जाता है उसमें। ठीक है, मतलब उसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा रजिस्टिविटी घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। उसके बाद हमने बात किया एनर्जी गैप के बारे में, है ना। तो एनर्जी गैप जो आपका होता है कंडक्टर में, अगर हम देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका एनर्जी गैप क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमी कंडक्टर में बात करें तो सेमी कंडक्टर में आपका जो एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इंसुलेटर में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखनी है बात। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो को। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ क्रिस्टल में कि व्हाट इज एनर्जी बैंड, इसमें हम लोग देखेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होता है, आइसोलेटेड एटम क्या होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या होता है, और बेसिकली एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों, ठीक है, जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होते हैं दैट इज, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस मीडियम हो, है ना। तो जो भी आपका जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, दैट इज सॉलिड मैटर्स का। अगर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सा होता है बच्चों, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। एक और होता है प्लाज्मा भी होता है, लेकिन मेनली यहाँ पर हम लोग 3 टाइप का हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें
तो जो आपका सेमीकंडक्टर है, चाहे वो कंडक्टर है, वो किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो जो आपका सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा उसका एक क्या होगा? फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, उसका एक फिक्स्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड अगर है तो। ठीक है, लेकिन लिक्विड है और गैसियस मटेरियल है तो उस केस में क्या होगा? उसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्या होगा? फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे आप लिक्विड को देखो, लिक्विड को अगर कोई भी पॉट में अगर आप रख लोगे तो उसी शेप में वो आ जाएगा। लेकिन सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड मटेरियल का एक अपना फिक्स्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो जो हम सेमीकंडक्टर की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो सॉलिड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर जो पाया जाएगा, ठीक है, वो किस में होगा? हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब उसका एक फिक्स्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स आर फाउंड इन देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता क्या है? तो बेसिकली जब हम किसी सॉलिड की बात करते हैं तो उस सॉलिड में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो एक दूसरे से क्लोइडली पैक्ड होते हैं, है ना, क्लोइडली पैक्ड होते हैं, मतलब दे आर अरेंज्ड इन द रेगुलर रिपीटिशन फैशन, एक के बाद एक रिपीटेड वे में क्या होता है? वो फील्ड होता है, एक दूसरे से क्या होता है? क्लोइडली पैक्ड होता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? व्हाट इज क्रिस्टल? सो क्रिस्टल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस एरे ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर अरेंज्ड इन द 3 डायमेंशनल स्पेस इन द रेगुलर रिपीटिशन फैशन। क्या है बच्चों? अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ अ स्पेस एरे ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन द 3 डायमेंशनल स्पेस इन द रेगुलर रिपीटिशन फैशन। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये है क्रिस्टल। इसमें क्या है? ये 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या है? एटम। एटम क्या है? बहुत एक दूसरे के पास पास में है, क्योंकि सॉलिड है और सॉलिड है तो उसमें एटम इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ही कम होता है एटम एटम के बीच में। दे आर क्लोइडली पैक्ड। ठीक है, तो उनके बीच में जो आपका जो स्पेस होता है दैट इज वेरी लेस, है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। ये क्या है बच्चों? सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल किसी एक आइटम से तो बना नहीं होगा, उसमें बहुत सारे हजारों हजार आइटम्स होंगे जिससे मिलके वो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो आपका जिसका फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ? सो सेमीकंडक्टर्स आर हैविंग द फिक्स्ड क्रिस्टलाइन structure in which the atoms are arranged in the 3 dimensional space in the regular repetition fashion। ठीक है, for crystals discrete energy level is not defined, energy band is defined। ठीक है, अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में क्या होंगे? बहुत सारे आइटम होंगे और बहुत सारे आइटम होंगे तो उनका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। केवल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहाँ डिफाइंड होता है? फॉर द सिंगल आइसोलेटेड आइटम का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है? अगर आइसोलेटेड आइटम है, अलग अलग है, तो उसका क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि इस न्यूक्लियस के अंदर में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टोटल जो पॉजिटिव चार्ज और जो आपका मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम है वो सारा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द आइटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ये क्या है? डिफरेंट इसके क्या है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। ये क्या है? डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमारा आइटम 1 हो गया, आइटम 2 हो गया, इसके डिफरेंट क्या है? ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा? हम लोग इंटर एटॉमिक सेपरेशन को कम किया, इंटर एटॉमिक सेपरेशन को कम करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? ये सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो वैलेंस सेल के जो आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है वो क्या होते हैं? आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसके वजह से वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाते हैं और उसको वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बैंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भी आपका जो
सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें एटम्स और एटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो कौन से सेल्स अफेक्ट होंगे? ओनली द वैलेंस शेल अफेक्ट होंगे। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग जो सेल्स होते हैं वही केवल क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। सो ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। सो एनर्जी बैंड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ क्लोइडली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विच इज फाउंड बाय द कपलिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बैंड क्या है बच्चों? एनर्जी बैंड एक क्लोइडली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कलेक्शन है, ठीक है, विच इज फाउंड बाय द कपलिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तब जब आपका वैलेंस सेल्स के ऑफ डिफरेंट आइटम आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो वहां पर क्या होता है? कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो एनर्जी बैंड इज द कलेक्शन ऑफ क्लोइडली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विच इज फाउंड बाय द कपलिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज फाउंड बाय द कपलिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाउ द एनर्जी बैंड इज फॉर्म इन द सिलिकॉन क्रिस्टल। हम लोग देखते हैं कि आपका सिलिकॉन में आपका एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं, दे आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले हमारे पास में आइटम्स में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट सेल्स, जिसको आप ऑर्बिट बोलते हो। तो ये कौन कौन से होते हैं? दैट इज मान लो के सेल, एल सेल, एम सेल और क्या होता है बच्चों? दैट इज एन सेल, है ना, एंड एन सेल, ठीक है, के एल एम और एन, ठीक है। अब देखिए इसमें कैपेसिटी कितना होता है? के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब ये सारे सेल के क्या है? कैपेसिटी है, ठीक है, ऑफ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो, अब इस सेल को जो है डिफरेंट किसमें डिवाइड किया गया है? सब सेल में डिवाइड किया गया। किसमें डिवाइड किया बच्चों? सब सेल में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे आपका इंडिया हो गया, तो इंडिया के अंदर में जैसे मान लो डिफरेंट स्टेट है, जैसे आपका झारखंड हो गया, चाहे उत्तराखंड हो गया, चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर में भी क्या है हमारा? जैसे कि उत्तराखंड में देहरादून हो गया। तो इस तरह से सबसे पहला क्या होगा? जो आइटम्स के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट को फर्दर सब डिवाइड किया गया किसमें? दैट इज सब सेल्स में, है ना, सेल्स और उसको सब सेल में, और सब सेल को फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया किसमें? दैट इज ऑर्बिटल्स में, है ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर के सेल में क्या है? केवल एस सब सेल होता है, एक ही होता है जिसके अंदर कैपेसिटी कितना होता है? 2। अब यहाँ पर ये शो किया हुआ बॉक्स में, ठीक है, एक हम लोग, ठीक है, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से फिल किया हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखो एल सेल्स में, ठीक है, एल सेल्स के अंदर में कौन कौन सब सेल है? एस और पी होता है। इसके अंदर क्या होता है? एस और पी होता है, एस और पी। अब देखो के एल सेल के एस में कितने हैं? 2 कैपेसिटी, इसमें पी में क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर जब बॉक्स बनाओगे तो ऑर्बिटल्स होगा, इसमें कितना होगा? 1 2 3 होगा, ठीक है, और इच ऑर्बिटल्स में कितना रह सकता है? इलेक्ट्रॉन्स 2 रह सकता है। तो इस तरह से टोटल कैपेसिटी इसमें कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो 2 इसमें और 6 इसमें, कितना हो गया? 6 2 8 हो गया। उसी तरह से एम में देखो, एम के अंदर में कौन कौन सा होता है? एम सेल के अंदर में होता है एस भी होता है, पी भी होता है और डी सब सेल भी होता है। अब यहाँ पर एस में क्या है? कैपेसिटी 2, पी में कितना है? 6, डी में कितना है? 10। टोटल कितना हो गया? 10 + 6 + 2 कितना हो गया बच्चों? 10 + 6 + 2 कितना हो गया? टोटल 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर एम सेल में कितना है कैपेसिटी मैक्सिमम? दैट इज 18 है। एन सेल में देखो 32 कैपेसिटी है, इसको इसके अंदर में कौन कौन से सबसे लाएंगे? एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा। एफ में कैपेसिटी कितना होता है? 14। तो 14 और 10, ठीक है, और +6 और +2 टोटल ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारा? 32 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो ऑर्बिट को डिवाइड किया गया है किसमें? सबसेल में, और सबसेल को डिवाइड किया गया किसमें? ऑर्बिटल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
कि ये सिलिकॉन क्रिस्टल का फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करें बच्चों, तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने के लिए एटम्स जो होंगे, आइसोलेटेड एटम जिसका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, उसको क्या किया गया होगा, उसके बीच का इंटर एटॉमिक सेपरेशन को डिक्रीज किया गया होगा। मतलब धीरे धीरे उस एटम को एक दूसरे के पास में ला रहे हैं, एक दूसरे के पास में ला रहे हैं। जब पास में लाएंगे तो दोनों के बीच में जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आपको फिगर ए में दिख रहा है, ठीक है। फिगर ए में क्या है, दो एटम्स है हमारे पास, ठीक है। दो एटम है, एटम 1 और एटम 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं एटम 1 है और ये एटम 2 है। ये दोनों के बीच का जो ये है आपका क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन है। ये क्या बच्चों, इंटर एटॉमिक सेपरेशन है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन है। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे इंटर एटॉमिक सेपरेशन को डिक्रीज किया, ठीक है। सो टू फॉर्म द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, है ना, टू फॉर्म द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। एक दूसरे के पास पास में ले गए। मैंने क्या किया, मतलब हमने क्या किया, इंटर एटॉमिक सेपरेशन को क्या कर दिए, कम कर दिए, ठीक है। तो जैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन को मैंने डिक्रीज किया, फिगर ए बिकम्स फिगर बी, फिगर ए बन गया फिगर बी। अब देखो यहां पर जो आपका एटम्स है, ये दोनों एटम जस्ट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। हमने क्या किया, इंटर एटॉमिक सेपरेशन को R इक्वल टू R नॉट कर दिया। और R नॉट क्या है, क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन। क्या है बच्चों, ये है हमारा क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है। और ये कब है, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, ठीक है, व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर। जब एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस समय दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है। जब एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, एट अ क्रिटिकल इंटर एटॉमिक सेपरेशन R इक्वल टू R नॉट, एटम्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर। एटम एक दूसरे को क्या कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है। अब आगे देखिए कहानी क्या होगा। देखो अभी तक क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे थे वैलेंस सेल वाले। अब क्या हुआ, जो वैलेंस सेल के जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है। आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा था। यहाँ पर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, आपस में ओवरलैप कर रहा है। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि इस इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई कर रहा है, तो क्या इसको बता सकते हो, क्योंकि ये एटम 1 और ये एटम 2 हो गया। अब ये एटम 1 का है या एटम 2 का है, पता ही नहीं चल पाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है। तो कभी भी अगर इस तरह से, क्योंकि ये तो केवल दो एटम की बात हो गई, ऐसे ऐसे हजारों एटम्स हैं, ठीक है। तो जब आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे क्रिस्टल में, तो किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को आप डिसाइड इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से एटम कैसे बिलोंग कर रहा है और कौन सा एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात नहीं कर सकते हैं, किसमें, इन क्रिस्टल में। क्लियर बात, आइसोलेटेड एटम के लिए ठीक है। कि अगर बोलेंगे बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, आप बोल दोगे फटाफट बोल दोगे कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट और n इक्वल टू ये थर्ड ऑर्बिट, मतलब ये थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। तो आप बता सकते हो, लेकिन क्रिस्टल में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्रिस्टल में आप किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में आप नहीं बता सकते कि वो इलेक्ट्रॉन किस एटम के और किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, एनर्जी बैंड की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमने क्या किया, टू फॉर्म द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल फर्दर वी डिक्रीज द इंटर एटॉमिक सेपरेशन। फिर हमने क्या किया, इंटर एटॉमिक सेपरेशन को फर्दर डिक्रीज किया, R लेस देन R नॉट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, देन द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ द डिफरेंट एटम्स, है ना, स्टार्ट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। हेंस द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस सेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं केवल वैलेंस सेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी बैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो कौन से सेल्स के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल केवल इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो केवल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है वो केवल उनका अफेक्ट होगा, है ना, वो सारे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। बाकी इनर सेल वाले जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है वो अफेक्ट नहीं होंगे ड्यूरिंग द क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। सो इफ वी फर्दर डिक्रीज द इंटर एटॉमिक सेपरेशन दैट इज R लेस देन R नॉट, देन द डिस्टेंस
discrete energy level of the different atom start overlapping and hence the discrete energy level of valence electron collapse and converted into the energy band। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं सिलिकॉन, है ना। तो सिलिकॉन का क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, अब ये हो गए इसके इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इससे मुझे मतलब नहीं है क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, केवल कौन करेगा, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, किसमें पार्टिसिपेट करेगा, इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या क्रिस्टल फॉर्मेशन में। ठीक है, अब देखिए ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब फॉर सिंगल सिलिकॉन आइटम की बात करें, है ना, तो सिंगल सिलिकॉन आइटम की बात करें तो सिंगल सिलिकॉन आइटम के, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, टोटल अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितना है। अब देखिए इसके वैलेंस सेल में, देखिए वैलेंस सेल में अगर हम लोग देखें तो वैलेंस सेल जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल की एस सबसेल में, थर्ड सेल की जो एस सबसेल है उसमें कैपेसिटी कितना है, 2 कैपेसिटी है और दोनों फील्ड है। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट के जो एस सेल है उसमें 2 कैपेसिटी, दोनों फील्ड है। और थर्ड ऑर्बिट के जो पी सेल है उसमें कैपेसिटी 6 है लेकिन फील्ड कितना है, 2 ही है ना। तो फोर सिंगल एटम की बात करें तो उसके 3 सबसेल में देखो, है ना, 3s सबसेल में देखो कैपेसिटी कितना था, 2 था। ठीक है, और फील्ड कितना है, 2 है, अनफील्ड कितना है, 0 है। ठीक है, तो अब देखो 3s सबसेल में बात करें तो उसमें कैपेसिटी 2 था, फील्ड है 2, अनफील्ड है 0। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग सिलिकॉन एटम के 3p सबसेल की बात करें, किसकी बात करें, 3p सबसेल की बात करें तो उसमें कैपेसिटी 6 है, फील्ड कितना है, 2 है, अनफील्ड कितना है, 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि टोटल कैपेसिटी कितना था, p सबसेल में 6, s सबसेल में 2, कितना हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो टोटल अवेलेबल एनर्जी स्टेट कहां कितना था, s सबसेल में 2 और p सबसेल में क्या है, 6। मतलब यहां पर 2 सीट था, यहां पर 6 सीट था, जिसमें 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखो अगर टोटल अवेलेबल एनर्जी स्टेट मतलब टोटल सीट कितने अवेलेबल है, 8 है, उसमें फील्ड कितने हैं, कितने बैठे हुए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी। ठीक है, तो मतलब 4 क्या है, फील्ड है, और अनफील्ड स्टेट कितने हैं, दैट इज 4 है। तो अगर हम सिंगल आइटम की बात करें तो उसमें क्या है, टोटल अवेलेबल एनर्जी स्टेट 8 है वैलेंस सेल में, और उसमें फील्ड कितना है, 4, और अनफील्ड कितना है, 4 है। ठीक है, मतलब 50-50% हो गया। तो उसी तरह से अगर हम लोग मान लें कि वो जो क्रिस्टल है वो n नंबर ऑफ आइटम से मिलकर बना हुआ है, तो टोटल अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा n आइटम्स के लिए। और फील्ड स्टेट कितना है, 4n है, तो अनफील्ड स्टेट कितना है, 4n है। ठीक है, तो ये 4n प्लस 4n कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। सो एट 0 केल्विन ऑल द फील्ड स्टेट्स ऑफ द वैलेंस बैंड, है ना, वैलेंस सेल, at 0 Kelvin all the field states of the valence cells lies in the valence band। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो जितने भी फील्ड स्टेट हैं वैलेंस सेल में, जितने भी फील्ड स्टेट हैं वो 0 केल्विन पे सब कहाँ चले जाते हैं, सब वैलेंस बैंड के अंदर में चला जाता है। सो ऑल द फील्ड स्टेट्स ऑफ द वैलेंस सेल लाइज इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन पे। अगर हम बात करें तो जितने भी वैलेंस सेल के जो क्या थे, दैट इज फील्ड स्टेट थे, वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, सारे वैलेंस सेल में आ जाएंगे। और जितने भी अनफील्ड स्टेट थे वो सारे कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जितने भी फील्ड स्टेट थे, है ना, क्योंकि फॉरेन स्टेट फील्ड था, फॉरेन स्टेट अनफील्ड था, तो जितने भी फॉरेन फील्ड स्टेट है वो सारे आ जाएंगे वैलेंस बैंड में, और जितने भी फॉरेन अनफील्ड स्टेट है वो कहाँ चले जाएंगे, दैट इज कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड क्या होगा, कंप्लीटली एम्प्टी होगा, और वैलेंस बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड होगा। इसीलिए बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर के जैसा एट 0 केल्विन पे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, वो एटम के वैलेंस सेल से फ्री नहीं हुआ। ठीक है, मतलब एटम्स के जो वैलेंस सेल में है ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, जब तक फ्री नहीं होगा तब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा और तब तक कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। सो एट 0 केल्विन ऑल द फील्ड स्टेट्स ऑफ द वैलेंस सेल लाइज इन द वैलेंस बैंड एंड ऑल द अनफील्ड स्टेट ऑफ द वैलेंस सेल लाइज इन द कंडक्शन बैंड। जितने भी अनफील्ड स्टेट थे
फॉरेन अनफिल्ड स्टेट था वो सारा कंडक्शन बैंड में चला गया, जो फॉरेन फिल्ड स्टेट था वो सारा कहाँ रह गया, वैलेंस बैंड में रह गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखिए, हेंस एट 0 केल्विन द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। 0 केल्विन पे क्या है हमारा कंडक्शन बैंड, 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी एंड द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। हेंस अ सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। कहाँ पे, 0 केल्विन पे। एट 300 केल्विन पे क्या होगा, जैसे मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया, अब देखो टेम्परेचर जैसे मैं बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा अप टू कितना तक, 300 केल्विन पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, है ना, तो रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो इतना अगर बढ़ा दोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, इतना डिग्री पे आपका ब्रेक कर जाएगा रूम टेम्परेचर पे, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका, अब जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एट, अगर हम लोग बोल सकते हैं कि 300 केल्विन पे अगर हम बात करें तो इस केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या होंगे, दोनों पार्शियली फिल्ड होंगे। क्या होंगे बच्चों, दैट इज दोनों पार्शियली फिल्ड होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। ठीक है, तो 0 केल्विन पे क्या है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। जैसे टेम्परेचर राइज किया अप टू 300 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या हो गया, कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड भी क्या है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट एनर्जी बैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, क्या है बच्चों, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट एनर्जी बैंड, डिफरेंट एनर्जी बैंड, चाहे वो कंडक्शन बैंड हो, चाहे वैलेंस बैंड हो, चाहे फर्मी एनर्जी लेवल हो, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल के लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है, इसको क्या किया गया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया गया। ठीक है, सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट एनर्जी बैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर आइटम और कंपाउंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, ये सारी चीज हम लोग उसमें शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और कौन कौन सा टर्म आएगा यहाँ पर, दैट इज देखो ईसी क्या रिप्रेजेंट करता है, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। देखो ठीक है, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अच्छा ईवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। ईवी क्या है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, या इसी को बोलते हैं टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ईएफ क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल, ये क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना, ईडी क्या है, डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी किसमें, जब आप एनर्जी बैंड डायग्राम किसी सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हो। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए और क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, सेमीकंडक्टर। तो यहां पर देखिए जो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चों, वो दो बेसिस पे किया गया है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि वो एलिमेंटल होगा या कंपाउंड सेमीकंडक्टर होगा। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है सेमीकंडक्टर का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन किया गया है बच्चों सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन, वो दो टाइप का होता है, दैट इज एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो अपने आप इंडिविजुअल एलिमेंट है, ठीक है, उसमें क्या है, केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर बिहेवियर इसमें होता है। ठीक है, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंटल टाइप सेमीकंडक्टर। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो बेसिकली ग्रुप 4 के एलिमेंट होता है, इसलिए इसके
वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेकेंड आता है आपको बच्चों दैट इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर। नेम ही सजेस्ट करता है कंपाउंड, जो कि 2 एलिमेंट से मिलके बना, ठीक है। अब वो एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर ऐसा देखा गया, तो देखा गया कि अगर हम ग्रुप, देखो ये हमारा ग्रुप 4th है, अब इसके पड़ोसी में क्या होगा, हमारा ग्रुप यहाँ पर 3rd होगा, यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप 5th होगा। तो ये दोनों के एलिमेंट को मिलाया गया, ये दोनों के एलिमेंट को आपस में मिलाया गया, तो देखा कि उसमें भी कुछ सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी आ रहा। फिर क्या किया गया, ग्रुप 2 और ग्रुप 6 के एलिमेंट को आपस में मिलाया गया, ठीक है। फिर देखा उसमें भी कुछ में क्या आ रहा है, हमारा सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी आ रहा। और फिर कुछ और ऐसा हुआ कि 4th + 4 से भी क्या होता है, हमारा सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो देखो जैसे आपका ग्रुप 3 और ग्रुप 5th के कॉम्बिनेशन से मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं वो ग्रुप 3 और ग्रुप 5th के, ठीक है, एलिमेंट से बनता है, ठीक है। जैसे आपका ग्रुप 3 प्लस ग्रुप 5th के कॉम्बिनेशन से बना गैलियम आर्सेनाइड, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, जिसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी एंड लेजर डायोड, ठीक है। ये गैलियम आर्सेनाइड हो गया, फिर आपका गैलियम फॉस्फाइड हो गया, फिर इंडियम फॉस्फाइड हो गया। ये सारे क्या हैं, ग्रुप 3 प्लस ग्रुप 5th से मिलकर बनने वाले कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। उसके बाद में देखो 4th + 4th, मतलब अगर हम दैट इज ग्रुप 4th के 2 एलिमेंट को लेते हैं, उसमें भी कुछ सेमीकंडक्टर बिहेवियर होता है। जैसे आपका एक सिलिकॉन कार्बाइड नाम का एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, जिसको अगर आप एलईडी में यूज करोगे तो ब्लू लाइट आपका क्या होगा, निकलेगा, क्या निकलेगा, ब्लू लाइट निकलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, जो कि ग्रुप 4th + 4th के कॉम्बिनेशन से बना। उसके बाद कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर ग्रुप 2 और कुछ ग्रुप 6 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, सेलेनियम सल्फाइड, कैडमियम टेलोराइड। ये सारे जो यूज करते हैं हम लोग, सेलेनियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, या फिर आपका लेड सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड या सेलेनियम सल्फाइड, ये सबको यूज करते हैं हम लोग फोटो डायोड में। किस में यूज करते हैं बच्चों, फोटो डायोड में। जैसे सेलेनियम सल्फाइड है, सेलेनियम सल्फाइड को यूज करते हैं इन फोटो डायोड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विजिबल लाइट, है ना। और लेड सल्फाइड को हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ आईआर या इंफ्रारेड लाइट। हम लोग इसको किस में यूज करते हैं, फोटो डायोड में यूज करते हैं। और फोटो डायोड क्या होता है, ठीक है, वो डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चों, फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, इसमें 2 टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ, दैट इज इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। जो आपको नेचर में प्योर फॉर्म मिल रहा है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है। और सेकेंड क्या होता है, एक्सट्रिंसिक और डॉप्ड सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड डॉप्ड सेमीकंडक्टर, जिसको डॉपिंग करवा के बनाया जाता है, जिसमें हम लोग कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट को मिलाते हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट को मिलाते हैं। तो इस तरह से कुछ इंप्योरिटी मिला करके वो बनाया जाता है। और क्यों इंप्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, बिकॉज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर हैविंग द वेरी लेस कंडक्टिविटी एंड दे कांट बी डायरेक्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको में डॉपिंग प्रोसेस करते हैं, उसको हम लोग एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच नो इंप्योरिटीज आर एडेड एक्सटर्नली, दैट इज नो डोपिंग इज अप्लाइड, आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर द प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट डोपिंग, मतलब उसमें कोई इंप्योरिटी मिलाया नहीं गया है, ठीक है। और ये हमारा जैसे प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ये दोनों क्या है, हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या, दीज सेमीकंडक्टर्स आर हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी, अभी मैंने जैसे बताया, ठीक है, ड्यू टू भी, जिसके कारण दे कांट बी डायरेक्टली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, दे कांट बी डायरेक्टली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। सो फॉर इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, या बोल सकते हैं, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या उसी को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इक्वल टू Ni, और Ni को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, सब चीज लिखा हुआ है। Ne क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सारा देखो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर जानना है ना। Ne को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। NH को क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, है ना। ये सारे नोटेशन है। अब देखो ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वेदर इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, वेदर इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। ठीक है, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द इंप्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज सेमीकंडक्टर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द डोपिंग प्रोसेस बाय एडिंग द इंप्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग इंप्योरिटी जो ऐड करते हैं उसका कुछ प्रोसेस होता होगा, ऐसे तो डायरेक्टली डाल नहीं देंगे। ठीक है, तो उसका जो कुछ प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग, है ना। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड डोपिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग, है ना। अब देखिए डोपिंग प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, इसमें ऐसा किया जाता है जिसे आपको प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम को हमने लिया, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ताकि वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाए। किसमें आ जाए बच्चों, मोल्टेन फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें इंप्योरिटी को डिफ्यूज करवा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस होता है आपका डोपिंग का। तो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटी टू द प्योर सेमी कंडक्टर। जैसे आपका प्योर सेमी कंडक्टर है, उसको मैंने क्या किया, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया, हीट करने के बाद वो मोल्टेन फॉर्म में आ गया। अब मोल्टेन फॉर्म में आ गया, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इंप्योरिटी को डिफ्यूज करवा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका ग्रुप फोर्थ, ग्रुप देखो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ और ग्रुप फिफ्थ। ठीक है, ग्रुप फोर्थ में कौन कौन से आएगा, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। इसको याद करने का तरीका, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे, है ना, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन होता है बच्चों, उसका एनर्जी गैप लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि क्या है, लाइक करता है इन द रेंज ऑफ इंसुलेटर, क्योंकि 3 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा तो इंसुलेटर के रेंज में आएगा। जो एसएन और पीबी है, दैट इज टीन और लेड, उसका एनर्जी गैप लगभग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि किस रेंज में लाई करता है, इन द रेंज ऑफ दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर का एनर्जी गैप क्या होता है, आपको बताया था 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में कौन सा लाई कर रहा है, 0.1 इज नियरली इक्वल टू, ठीक है, नियरली 0 के आसपास है, इसलिए इसका बिहेवियर जो होता है एज ए कंडक्टर के जैसा होता है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका जो बिहेवियर होता है वो क्या है, सेमीकंडक्टर के जैसा होता है। सो ग्रुप फोर्थ का जो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो एलिमेंट है, वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। कौन कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों क्या है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। ठीक है, चलिए, द impurities फ्रॉम ग्रुप थर्ड आर कॉल्ड द एक्सेप्टर impurity। जो ग्रुप थर्ड का जो एलिमेंट है बच्चों, और जो ग्रुप फिफ्थ के जो एलिमेंट है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इम्प्योरिटी। क्यों इम्प्योरिटी बोल रहे हैं, क्योंकि उसको डोपिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्प्योरिटी बोल रहे हैं। क्लियर है। तो जो ग्रुप थर्ड का जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, और जो ग्रुप फिफ्थ के जो एलिमेंट होते हैं उसको बोला जाता है डोनर इंप्योरिटी। क्यों, क्योंकि ग्रुप थर्ड का जो एलिमेंट होगा उसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास में क्या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में जो आपका नेबरहुड में जो जर्मेनियम और सिलिकॉन आइटम होगा 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चौथा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, मतलब इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होल्स क्रिएट हो गया, और होल्स क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसके पास टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। सो इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरहुड आइटम, हेंस दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो आपको याद रखना है जो ग्रुप थर्ड के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप फिफ्थ के जो एलिमेंट है, जैसे आपका देख लो फास्फोरस, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, विच आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेटेड, है ना, नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो इट इज हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट वन इलेक्ट्रॉन, भाई इसके पास में ज्यादा है तो किसी को दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डोनर इम्प्योरिटी। तो ग्रुप फिफ्थ का जो एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे डोनर इम्प्योरिटी, और ग्रुप थर्ड का जो एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, ठीक है, जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर में क्या है, एक एक्सेस होल है, ये क्या है, एक्सेस होल है, ठीक है। तो ये जो आपको बच्चों दिख रहा होगा Na एक एक्सेस होल लिए हुए है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, निगेटिव इमोबाइल आयंस बनाएगा, ठीक है। जैसी, क्योंकि ये ऋणी हो जाएगा, किसी से कर्ज ले रहा, ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, निगेटिव इमोबाइल आयंस बनाएगा। और ये इमोबाइल क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते हैं, विच कांट मूव, एक बार क्रिएट हो गया तो वहीं पर फिक्स हो जाता है, ये इमोबाइल आयंस मूवेबल नहीं होते हैं। सो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के जो आइटम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसका जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na विथ एक्सेस होल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डोनर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी विथ एक्सेस होल, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, निगेटिव इमोबाइल आयंस। उसी तरह से जो डोनर इम्प्योरिटी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हुए यहाँ पे, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा, हमारा पॉजिटिव इमोबाइल आयंस क्रिएट करेगा यहाँ पर, ठीक है। सो वी कैन से दैट the acceptor impurity accept one electron to form the negative immobile ions, and the donor impurity donate one electron to form the positive immobile ions। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना, इसमें मैंने एक प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया, उसमें मैंने क्या किया, ग्रुप फिफ्थ के इम्प्योरिटी को मिलाया, उससे डोपिंग करवाया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो रिजल्टेंट टाइप सेमीकंडक्टर बना दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसका ये एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया हुआ है, इसके एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा, वैलेंस बैंड होगा, ये दोनों के बीच का क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एक एक न्यू एनर्जी लेवल इसमें एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोनर एनर्जी लेवल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको एक और एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो गया, उसको आपको याद रखना, दैट इज डोनर एनर्जी लेवल, जो कहां पे लाई करता है, स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड, मतलब जो लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड है उससे स्लाइटली नीचे, ठीक है, आया समझ में। और ये दोनों के बीच का जो गैप होता है बहुत ज्यादा नहीं होता, ये दोनों के बीच का गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम के लिए, और इसको होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, इतना गैप होता है ईसी और ईडी के बीच में, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम लिया, ठीक है, क्रिस्टल लिया, उसमें मैंने क्या किया, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाए, तो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर क्या बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना। अभी देखो इसमें भी क्या होगा, ईसी ईवी ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड, और यहाँ पर एक न्यू एनर्जी लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल विच लाइज स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड, और उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना। जो क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड से स्लाइटली ऊपर होगा। अब यहाँ पर भी जो ये दोनों के बीच में जो गैप होता है हमारा, और ये गैप होता है हमारा, वही होता है आपका 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम के लिए एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन के लिए, ये गैप होता है। जो गैप यहाँ पर ईसी और ईडी के बीच में इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, वही गैप यहाँ पर ईए और ईबी के बीच में है इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब आती है बात मेजोरिटी और माइनॉरिटी कैरियर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी कैरियर होता है बच्चों, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स होता है। इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स होता है, और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो ये था इस लेक्चर में। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर का पार्ट नंबर 2, क्योंकि इसमें मैंने आपको उसका बेसिक चीजें और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आएगा वो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर का जो लेक्चर होगा, दैट इज पार्ट नंबर 2, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि आपका कंडक्टर का मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, और उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में पीएन जंक्शन देखने वाले हैं अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन, है ना। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।